Hello everyone, this is Ashutosh once again. Welcome back to my channel English Buzz. Well, मैं इस वीडियो में लाया हूं आपके लिए यूज ऑफ डू और डज। हम बहुत पढ़ लेने के बावजूद भी, स्ट्रक्चर्स होने के बावजूद भी डू डज के यूज में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत प्रयोग कर देते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी डू और डज में प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। वेल, तो स्टार्ट करते हैं डू और डज। यहां पर मैं अभी आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डू और डज का देता हूं, फिर मैं आपको ले चलता हूं अपने क्लासरूम में, जहां मैं आपको डू और डज से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस भी बनाना सिखाऊंगा। पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। साथ में आपको यह भी बताया जाता है कि आई और यू के साथ आपको डू का प्रयोग करना है, पर हमारे दिमाग में बोलते समय, लिखते समय ये हमारे दिमाग से निकल जाता है और हम गलत यूज़ कर देते हैं। फिर भी इसको एक ट्रिक की तरह दिमाग में बैठाते हैं कि वैसा कोई भी कार्य करने वाला जो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, मीन वैसा कोई भी वर्ड जो एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में काम कर रहा हो, वो चाहे लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, परंतु एक हो तो आप उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे, और जो एक से अधिक है उनके साथ आपको डू का प्रयोग करना है। लेकिन याद रहे, आई और यू को छोड़ के, आई और यू के साथ आपको हमेशा डू का ही प्रयोग करना है। तो ये तो एक किताबी भाषा में हमने अभी समझा। अब चलते हैं अपने क्लासरूम में, जहां पर हम डू डज के यूज को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं और उससे रिलेटेड कई ट्रांसलेशंस को भी सीखते हैं। सो लेट्स कम। वेल, तो हम लोग बात कर रहे थे डू और डज के बारे में। देखो, डू और डज को समझने के लिए पहले थोड़ा सा वर्ब के बारे में जान लेते हैं, तब डू और डज का जो कंसेप्ट है हमारा क्लियर हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा कि जो वर्ब होता है, यानी कि जो काम, यानी कि क्रिया जो हम करते हैं, उसे हम वर्ब कहते हैं। अगर उसको किसी फॉर्म पे कोई भी एक वर्ब लिख लो, मान लो मैंने लिखा ईट, ठीक है, तो वर्ब को डिनोट करते हैं V1, V2, V3, V4 और V5 से। तो V4 V2 इसका 8 होता है, V3 E10 होता है, V4 जो होता है उसमें ING लग जाता है और V5 में S या ES लग जाता है। ठीक है, आपको वो खुद पता चल जाता है बनाते बनाते कहाँ पे S लगता है और कहाँ पे ES लगता है। उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर कन्फ्यूज़न होगी तो। वेल, जब अब इसकी बात करते हैं, डू और डज को समझने के लिए इसको समझना ज़रूरी है। हम इन तीनों को हटा देते हैं, इन तीनों से अभी कोई मतलब नहीं है डू और डज के कंसर्न में। वेल, जब V1 की बात करते हैं तो ये जो V1 होता है, कोई भी वर्ब, अब मैं इसके जगह पे डू लिख देता हूं और इसके जगह पे डज लिख देता हूं। ये V1 है और ये V5 है। याद रखना कि जो वर्ब मूल रूप है, जो वर्ब का मूल रूप है, यानी वर्ब का जो पहला फॉर्म है वो हमेशा प्लूरल होता है, यानी कि वर्ब का जो जन्म हुआ है वो प्लूरल हुआ है। जबकि इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यही प्रॉब्लम होती है, बस समझने के लिए। और जब हम डू और डज का प्रयोग करते हैं तो बस इसी बात को हमें ध्यान में रखना होता है कि जिसके लिए डू और डज हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी जिस सब्जेक्ट के लिए हम डू और डज का प्रयोग कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट एक है या एक से अधिक। एक यानी कि सिंगुलर और एक से अधिक यानी कि प्लूरल। तो अगर वो प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब डालेंगे, चाहे वहां पे डू या डज लिखना हो या फिर कोई भी वर्ब लिखना हो। सिंपल प्रेजेंट पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा और ये वहां पे बहुत काम है। वेल, तो इसकी प्रकृति को समझना जरूरी है। तो यानी जैसा कि मैंने बताया कि वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल होता है और अपने पांचवें रूप में सिंगुलर, यानी सिंगुलर बनाने के लिए उसमें हम एस या एस का प्रयोग करते हैं। वही कंसेप्ट डू और डज में होता है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। जब हम डू और डज का प्रयोग करेंगे, बस ध्यान देंगे कि जिस कर्ता के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए मैं डू और डज का प्रयोग कर रहा हूं वो एक है अथवा एक से अधिक है। अगर एक है तो आप डज लिखो, अगर डज का ऑप्शन है तो डज लिखो, और अगर वहां पे वर्ब लिखना है, सिंपल प्रेजेंट, मीन अगर रूल पढ़ोगे तो वहां पे लिखा रहेगा V1 या V5 लिखना है, डू लिखना है या डज लिखना है, डिड लिखना है। तो उसमें से जब चुनना हो आपको, अगर सब्जेक्ट लिखा हुआ और वहां पे लिखा हुआ है V1 लिखना है या V5 लिखना है, तो आप वहां पे ध्यान दोगे कि अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 लिखेंगे, चूंकि वर्ब पैदा ही हुआ है प्लूरल, और उसको सिंगुलर लिखना हो तो आप उसमें एस या ईएस लगाएंगे। लेकिन याद रखना ये जरूरी है कि आई और यू
इन दोनों के साथ आपको डू का ही प्रयोग करना है। बस एक छोटा सा लोचा यही है कि ये सिंगुलर होने के बावजूद भी इसके साथ डू का प्रयोग होता है। आई तो सिंगुलर है ही, लेकिन यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी, क्योंकि यू का अर्थ तुम या आप भी होता है, या फिर तुम लोग या आप लोग भी होता है। इस कारण से इसको आप एक सिंपल सा कंसेप्ट ही याद कर लो, एक छोटा सा दिमाग में बैठा लो कि आई और यू के साथ डू लिखना है, बाकी सब के साथ हमें सिंगुलर, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल वर्ब है तो मीन प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लिखना। फिर भी एक जैसा कि आपको मैंने कंसेप्ट दे दिया कि सिंगुलर्स के साथ आपको सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करो, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करो। वो चाहे डू हो या डज हो या फिर कोई भी वर्ब हो, आपको स्ट्रक्चर मिलेगा बनाते समय, आपको उसी पर चूज करना है कि हमें कब और कहां क्या चुनना है उसमें से, और उसको चुनने के लिए आपको सिंगुलर और प्लूरल का एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। फिर भी मैं एक छोटा सा चार्ट लिख देता हूं, यहां पे देख लो, ध्यान से देखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट, आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट किस तरह का आएगा या आ सकता है। जैसे अगर आपके लिए सब्जेक्ट के तौर पर ही लिखा हुआ हो, सी लिखा हुआ हो, इट लिखा हुआ हो, या फिर कोई भी नाउन, एनी वन नाउन, कोई भी एक नाउन लिखा हो। नाउन क्या होता है? वैसी कोई चीजें जो आपको अपनी आंखों से दिखाई दे देती हैं, जिससे आप महसूस भी कर लेते हैं, वो सारा नाउन होता है। तो जितनी चीजें मेरे आंखों से दिखाई दे रही है वो सब नाउन है, जिसको मैं महसूस कर ले रहा हूं, जैसे हवा, तो वो भी क्या है? नाउन है। तो उन सारे चीजें, लेकिन वो सारे चीज एक होने चाहिए, उनके साथ आपको डज का प्रयोग करना है। डज मतलब वर्ब का 5वां फॉर्म, जिसमें हम एस या ईएस जोड़ते हैं। ठीक उसी तरीके से प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि जिनसे एक से अधिक व्यक्ति का बोध हो, जैसे दे मतलब वे लोग, वी हम लोग, एक से अधिक हैं। बोथ, कभी कभी हम लोग दोनों के सेंस में बोथ भी लिख देते हैं, सिर्फ बोथ, जैसे बोथ पीपल ना लिख के बोथ बॉयज ना लिख के बोथ लिख देते हैं। तो अब वैसा भी रहे तो आप, चूंकि इसका मतलब दोनों हो गया, यानी कि एक से अधिक, तो उनके साथ भी आपको उनको भी प्लूरल वर्ब उनके साथ भी आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि हमें कोई भी वैसा नाउन, कोई भी वैसा नाउन, आप ऐसे करके लिख सकते हैं, मोर देन वन नाउन, यानी कि कोई भी नाउन, मोर देन वन नाउन, यानी कि कोई भी नाउन जो एक से अधिक हो। जैसे राम, यहाँ पे अगर मैंने लिखा एनी वन नाम तो राम हो गया एक, लेकिन राम एंड श्याम मैं लिख देता हूँ तो ये एक से अधिक हो गया। फिर उसी तरीके से मैंने ऐसा ना करके बॉय ना करके यहाँ पे मैंने बॉयज लिख दिया, गर्ल्स लिख दिया, पेन्स लिख दिया। कोई भी चीज, कोई भी नाउन जिसको मैं प्लूरल फॉर्म में लिख दूं, यानी एस लगा के, तो अब आप समझ लेना कि वर्ब में एस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? डू, और इनके साथ आपको वर्ब का पहला रूप, यानी कि इनमें एस या ईएस का प्रयोग आपको नहीं करना है। और अदर में मैंने आपको बताया आई और यू, ये याद कर लेना है आपको कि इनके साथ हमको सिर्फ और सिर्फ डू का प्रयोग करना है, यानी इनके साथ हमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। बस यही एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको दिमाग में बैठाएंगे, आपको कभी भी डू और डज में प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ध्यान रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब देंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब देंगे, पर आई और यू को छोड़ के, आई और यू के साथ हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ये तो हो गई बेसिक चीजें कि हम डू और डज का प्रयोग करेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ करेंगे? सिंपल प्रेजेंट में आपने पढ़ा है या अभी नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ेंगे, आप सीख रहे हैं तो जरूर पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट में आपको डू और डज का प्रयोग करने के लिए बताया जाता है, या फिर वर्ब के पहले रूप का या फिर 5वें रूप का। वर्ब का पहला रूप को आप प्लूरल बोलना सीख लो और 5वें रूप को सिंगुलर बोलना सीख लो, तो उसी हिसाब से आपका कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। अब मैं आपको आगे बहुत सारे ऐसे अभी स्ट्रक्चर बताने वाला हूं जिसमें डू डज का प्रयोग करेंगे, या फिर वर्ब के पहले रूप यानी कि प्लूरल वर्ब का और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, जिनसे सेंटेंसेस बनते हैं, जिनकी रचनाएं, मैंने हिंदी की सेंटेंसेस की जो रचनाएं होती हैं, वैसे सेंटेंसेस के एक ग्रुप को मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। सो जस्ट कंटिन्यू विथ मी नाउ। वेल, तो अभी जो मैंने आपको डू डज के बेसिक कंसेप्ट को बताया, उसको हम लोग अगर इन सेंटेंसेस में यूज कर लेंगे, यानी कि सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब्स को, तो जीवन में फिर कभी आपको डू डज में तो प्रॉब्लम नहीं होगा और आप कुछ बेहतरीन सेंटेंसेस भी बनाना सीख जाएंगे। देखिए, इस पार्ट में अभी हम लोग इन
5 तरह के सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। सबसे पहला वो खेलते रहता है। ध्यान देना, ये जितनी चीजें ये सभी सिंपल प्रेजेंट में मैंने बताया, लेकिन अभी जब मैं बताऊंगा तो इसके पास्ट के यूज को ही बताऊंगा। और आप टेंस पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, आप इन सेंटेंसेस को बेधड़क बिना सोचे आराम से बना पाएंगे, आई अश्योर यू। वेल, तो वह खेलते रहता है। देखो, वह खेलता है, इसको साधारण टेंस से हम बना सकते हैं, ही प्लेस। अगर आपने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि वह क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेस। लेकिन वह क्रिकेट खेलते रहता है या वो खेलते रहता है तो उसको बनाने में आपको दिक्कत होगी। उसे बनाने के लिए एक डिफरेंट स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। वह रोने लगती है, वह रोती है, आप बना सकते हो, बट वो रोने लगती है, वो रोना शुरू कर देती है, ये बनाने में आपको दिक्कत होगी जब तक कि मैं आपको स्ट्रक्चर ना बताऊं। वह शायद ही झूठ बोलती है, वह झूठ बोलती है, आप बना सकते हो, सी टेल्स अ लाई एज पर सिंपल प्रेजेंट। पर वह शायद ही वर्ड लग गया तो आप नहीं बना सकते हो। इसको बनाने का एक अलग फॉर्म होता है, एक अलग स्ट्रक्चर होता है ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए। उसके बाद है मुझे खाने पीने का मन नहीं करता है या मुझे खाने का मन करता है। इस तरह के सेंटेंसेस को भी बनाने के लिए अलग स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। बेस होगा सिंपल प्रेजेंट। उसी तरीके से बिजली के कटते ही अंधेरा छा जाता है। तो इस पार्ट में हम लोग ये 5 तरह के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। वेल, ये सभी देख रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिंपल प्रेजेंट रिकॉल करा दूं, अगर आपने नहीं भी ठीक से पढ़ा है या नहीं जानते हैं या आपने पढ़ा भी है तो मैं यहाँ पे रिकॉल करा देता हूँ कि बेसिकली सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इसको बनाने के लिए आपको रूल दिया जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या 5वां रूप प्लस ऑब्जेक्ट। और जब आप नेगेटिव में आते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट। और जब इंटरोगेटिव में आते हैं, इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्न जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, या फिर WH भी होता है, पर यहाँ पे हम लोग इन तीन चीज़ों को के बारे में जानेंगे। बेसिकली हमें फोकस इन चीज़ों पे करना है। तो डू या डज लगा देते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर V1 लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इंटरोगेटिव साइन लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से इस ट्रांसलेशन को सुनिएगा, फिर मैं यहाँ पे बताता हूँ। मान लो मैंने लिखा कि वह चाय पीती है, एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको बनाते हैं, वह चाय पीती है, कौन पीती है? वह, यानी कि सी। पीना का, चाय पीने के लिए हम टेक का प्रयोग करते हैं, तो टेक होगा कि टेक्स होगा। जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट दिया था उसके हिसाब से सोचिए। चाय पीने वाली एक है कि एक से अधिक है? एक है। वो आई और यू में तो नहीं है, यानी कि ये आई और यू में नहीं है, तो उसके साथ तो वर्ब, यानी मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया, वह चाय पीती है। अब आपको यहाँ पे बनाना है सी टेक होगा या टेक्स होगा, ये देखने के लिए। देखिए, चाय पीने का काम कौन कर रहा है? वह, यानी सी। ये एक है, यानी कि सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर वर्ब देना है। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें उसमें एस या एस लगाना होता है, तो इसमें एस या एस लगा हुआ है, यानी कि टेक ना होके टेक्स होगा। तो वह चाय पीती है, तो सी टेक्स टी, वह चाय पीती है। उसी तरीके से वह चाय नहीं पीती है, तो इसका रूल आपको दिया गया कि सब्जेक्ट लिखे, फिर डू या डज लिखो, फिर नॉट लिखो, फिर V1 लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो। तो हमने लिखा कि सी डज। मैंने डज क्यों लिखा? क्योंकि ये चाय जो पी रही है वो एक है, इसलिए मैंने वर्ब में एस या ईएस लगाया। तो सी डज नॉट, यानी कि सी डज नॉट चाय पीना के लिए टेक, और बच गया टी। उसी तरीके से क्या वह चाय पीती है, तो बस हम डज को बाहर निकाल देते हैं, यानी कि डू डज को पहले लिखना था एज पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक है तो हमने डज लिख दिया, डज सी टेक टी। ये तो सिंपल प्रेजेंट की बात थी, मैंने सिर्फ यहाँ पे रिकॉल करा दिया सो दैट कि मैं ये सब पढ़ा रहा हूं तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वह खेलते रहता है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको दिया था, उसमें से सबसे पहला है, जैसे वह क्रिकेट खेलते रहता है, वे लोग दिन भर काम करते रहते हैं, वह हंसती रहती है, बच्चे दिन भर टीवी देखते रहते हैं, मैं हमेशा पढ़ाता रहता हूँ, वे लोग घूमते टहलते रहते हैं, वह चाय पीते रहता है। इस तरह का कोई भी सेंटेंस अगर बनाना हो तो उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर में पहले एक को फोकस करिए, इसको जो नीचे लिखा उसको बाद में फोकस करेंगे।
तो जब इनको बनाना हो तो आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, यानी कि जो काम कर रहा है, जो जैसे कि वह क्रिकेट खेलते रहता है, जो क्रिकेट खेलते रहता है वो सब्जेक्ट हुआ, उसको सबसे पहले लिखना है। फिर उसके बाद आपको कीप लिखना है या किप्स लिखना है। मैंने आपको बता रखा था कि अगर सब्जेक्ट एक से अधिक है यानी कि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, वर्ब तो प्लूरल पैदा ही हुआ है, उसमें कोई एस या एस नहीं लगता है। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ एस या एस लगाएंगे, यानी कि वर्ब को में एस या एस लगाते हैं तब वो सिंगुलर बनता है। तो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक उसके बाद वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करना है, चौथा रूप यानी कि वर्ब में ing। फिर उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो उसको वहां पे पुट कर देंगे मीन वर्ब के बाद। तो इस तरीके से एक पहले बनाता हूं, वह क्रिकेट खेलते रहता है तो ही, उसके बाद हमें कीप या किप्स लिखना है। तो देखो ये एक है तो हम एक वाला यानी कि इसको कीप को सिंगुलर बनाएंगे, किसी भी वर्ब में ऐसे एस लगाओगे वो सिंगुलर बन जाएगा। तो ही कीप्स और खेलना का प्ले हो गया, तो ही कीप्स प्लेइंग और बच गया क्या, क्रिकेट, यानी कि वह क्रिकेट खेलते रहता है। लेकिन मैंने एक सेंटेंस यहां पर और दिया है, सब्जेक्ट उसके बाद डू या डज, फिर नथिंग, फिर बट, फिर भी1, फिर ऑब्जेक्ट। आप इस सेंटेंस को इसके सहारे भी बना सकते हो इस तरीके से, ही डज नथिंग बट प्ले क्रिकेट। आप चाहो तो इस सिनेरियो से मीन इस स्ट्रक्चर से भी आप इसका ट्रांसलेशन बना सकते हो, पर यह स्ट्रक्चर सिर्फ अफर्मेटिव में यूज होता है, इस सेंटेंस के नेगेटिव इंटरोगेटिव में यूज करना सही नहीं है। बेसिकली इंटरोगेटिव में तो कर भी लोगे लेकिन नेगेटिव में तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए आपको सिर्फ फोकस इसी स्ट्रक्चर पे करना है। इसको आप चाहे तो बना सकते हैं। अगर कोई आपको इस सेंटेंस को इस तरीके, वह क्रिकेट खेलने के अलावा कुछ नहीं करता है, तब आप ज्यादातर इस तरीके से बनाएं। लेकिन दोनों सेंटेंस का सेंस एक ही हुआ, वो क्रिकेट खेलते रहता है यानी कि कोई दूसरा काम नहीं करता है, तो आप दोनों सेंटेंस को बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आपको डायरेक्ट बोलता है कि वह क्रिकेट खेलने के अलावा कुछ नहीं करता है तो आप दोनों बोल सकते हो, लेकिन उस सिनेरियो में आपको सबसे पहले यह बोलना चाहिए। हालांकि दोनों सेंटेंस हर कंडीशन में सही है, मीन इस सिनेरियो में, इस अफर्मेटिव में सही है, तो आप दोनों कंडीशन से बना सकते हो। अगर दोनों रखोगे अभी दिमाग में तो कंफ्यूज हो जाओगे, मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि ऐसे भी इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन नेगेटिव इंटरोगेटिव में नहीं लगाना कभी भी, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे वह क्रिकेट खेलते रहता है, अगर ये पास्ट होता, वह क्रिकेट खेलते रहता था, तो मैंने यहाँ पे लिखा है केप्ट, आपको बस सिर्फ केप्ट कर देना। अगर सेंटेंस पास्ट का हो तो बस इस के जगह पे आपको केप्ट लिख देना है। वह क्रिकेट खेलते रहता था तो ही केप्ट प्लेइंग क्रिकेट, और कुछ नहीं करना। अगर इसमें बनाना होता तो आप यहाँ पे डू डज की जगह पे डिड लिख देते, ही डिड नथिंग बट प्ले क्रिकेट। पर मैं अभी भी फिर दोबारा बता रहा हूं कि इसको सिर्फ जानकारी के लिए रखो, आप इसे यूज करना, इसी को दिमाग में रखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पढ़ना है, किसको कैसे बनाना है। आप दोनों सिनेरियो में इसको प्रयोग करोगे, ये हमेशा सही है, और सिर्फ अफर्मेटिव के सिनेरियो में ये वाला सेंटेंस सही होता है। वेल, अब इसको बनाते हैं, वे लोग दिन भर काम करते रहते हैं, तो अब हम इसी से बनाएंगे। इसको हम सिर्फ जानकारी के लिए मैंने आपको बताया, वे लोग दिन भर काम करते रहते हैं, तो दे कीप या किप्स। ध्यान दीजिए, वे लोग एक से अधिक है तो प्लूरल वर्ब तो है ही, यानी कि वर्ब जो मूल रूप में है, जो पैदा लिया है जिस रूप में, वो रूप तो वर्ब प्लूरल ही होता है। तो दे कीप क्या है, काम करना, वर्क, तो वर्क में आईएनजी लगा दिया, वर्किंग, तो दे कीप वर्किंग दिन भर, होल डे, तो वे लोग दिन भर काम करते रहते हैं, तो दे कीप वर्किंग होल डे। वह हंसती रहती है, सी एक है, सिंगुलर है तो हो जाएगा किप्स लाफिंग, हंसना का लाफ होता है, लाफिंग हो गया। उसी तरीके से बच्चे दिन भर टीवी देखते रहते हैं, तो द चिल्ड्रन, अब ये देखो चिल्ड्रन क्या है, एक है कि एक से अधिक है, अगर एक होते तो मैं चाइल्ड लिखता, ये एक से अधिक है यानी कि प्लूरल है, प्लूरल वर्ब देना है यानी कि कीप, तो द चिल्ड्रन कीप वॉचिंग, टीवी देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए वॉच का प्रयोग करें, तो वॉच में आईएनजी लगा दिए, तो द चिल्ड्रन कीप वॉचिंग टेलीविजन, और दिन भर होल डे, बच्चे दिन भर
फिल्म टीवी देखते रहते हैं। अब इसी को नेगेटिव बनाना होता है, वह क्रिकेट नहीं खेलते रहता है, तो ही डज नॉट कीप प्लेइंग क्रिकेट। अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं नेगेटिव में, तो आपको ऐसे बनाना होता, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डू या डज, फिर उसके बाद नॉट, अगर ये नेगेटिव होता, फिर कीप, फिर उसके बाद V4, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कीप्स की इसलिए जरूरत नहीं होगी क्योंकि वर्ब को मैंने यहाँ पे पहले ही V1 और V5 दे दिया है, तो अब हमें दोबारा V5 या V1 उस अकॉर्डिंग चुनने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम जब आप सिंपल प्रेजेंट पढ़े हो तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। वेल, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज, फिर नॉट, फिर कीप, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से ही डज नॉट कीप प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव होता तो यस नो होता तो डू डज को बाहर निकाल देते। बस बहुत सिंपल सा तरीका था। इस तरीके से सेंटेंस को पूरे बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करें, दिमाग में ऐसे सेंटेंसेस को सोचे जिसकी जो इस प्रकार से फॉर्म हो और उसको ट्रांसलेट करें। डेफिनेटली यू विल लर्न दिस थिंग्स एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। वेल, तो अब अगले पैटर्न को देखते हैं जो मैंने लिखा था, उसमें से दूसरा है ये, वह रोने लगती है, मैं हंसने लगता हूं, बच्चे पढ़ने लगते हैं, वे लोग भागने लगे। देखो ऊपर वाला प्रेजेंट है और ये पास्ट है, वे लोग भागने लगे, मेरे पापा मुझे डांटने लगते थे। यानी कि लगे जो बीत गया वो पास्ट है और ताहे ते है आ गया तो वो प्रेजेंट है। आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। तो जब प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट, उसके बाद आपको या तो स्टार्ट लिखना है या स्टार्ट्स, या फिर आपको बिगिन लिखना है या बिगिन्स लिखना है। इन दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर पास्ट रहेगा तो स्टार्टेड लिखना है या फिर बिगन लिखना है। फिर उसके बाद V4 लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट। कुछ लोग 2 + V1 करके भी बनाते हैं, आपको जो मैं लिख रहा हूँ उसी से बनाएंगे। तो V4 डायरेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। अब इसको बनाने का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दे दिया, आप आराम से बना सकते हो। वह रोने लगती है, इस तरह का सेंटेंस, वह रोने लगती है, वह दौड़ने लगता है, मैं भागने लगता हूँ, वे लोग पढ़ने लगते हैं, वो सोने लगता है, लाइक दैट। इस तरह का कोई भी काम, मतलब ध्यान रहे, मैं इस सेंस को भी समझा देता हूँ। कोई काम को शुरू कर देना, ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वह रोना शुरू कर देती है, वो भी सेंस है। मतलब उस तरह का किसी भी काम को शुरू कर देना, तो हम इसी पैटर्न पर बनाएंगे। तो वह रोने लगती है, हम बना सकते हैं सी स्टार्ट्स। अब मैंने स्टार्ट्स क्यों लिखा? क्योंकि सी एक है तो हमें सिंगुलर वर्ब देना था। सिंगुलर वर्ब यानी कि वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे तब वो सिंगुलर बनेगा। तो सी स्टार्ट्स और रोना का वीप होता है तो हम लिख देंगे वीपिंग, तो वह रोने लगती है। ठीक उसी तरीके से मैं हंसने लगता हूं तो आई स्टार्ट। मैंने स्टार्ट क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि आई और यू को प्लूरल कंसीडर करना है, इसके साथ आपको प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है। मैंने कई बार ये बात बोल रखी है। तो आई और यू को आपको प्लूरल वर्ब ही देना है, चाहे डू डच के रूप में दें या किसी भी वर्ब के रूप में दें। तो आई स्टार्ट लाफिंग। ठीक उसी तरीके से बच्चे पढ़ने लगते हैं, बच्चे एक से अधिक हैं तो द चिल्ड्रन स्टार्ट, क्योंकि ये एक से अधिक हैं, चाइल्ड होता तो स्टार्ट्स कर देते, द चिल्ड्रन स्टार्ट स्टडिंग या रीडिंग, जो लिख सकते हो आप लिखो, ठीक है। तो द चिल्ड्रन स्टार्ट रीडिंग या स्टडिंग। वे लोग भागने लगे, पास्ट हो जाए तो कुछ नहीं करना है, स्टार्टेड लिख देना है या बिगन लिख देना है। तो वे लोग भागने लगे तो दे स्टार्टेड, और भागना का रन अवे हो जाता है तो हम कर देंगे रनिंग अवे, ठीक है। उसी तरीके से मेरे पापा मुझे डांटने लगते थे। कौन? मेरे पापा, माई फादर। सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे? सॉरी, यहाँ पे तो चूंकि ये पास्ट है तो हमें सिंगुलर प्लूरल से मतलब ही नहीं है, हमें यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्टेड या बिगन लिखना है। तो माई फादर स्टार्टेड, और डांटना का स्कॉल्ड होता है तो स्कॉल्डिंग हो जाएगा। तो माई फादर स्टार्टेड स्कॉल्डिंग, और मुझे बच गया, यानी कि मुझे डांटने लगते थे तो स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी। अब आप इसको चाहो तो सी begins whipping, I begin laughing, the children begin reading, they begin running away। यानी कि आप begin या begins से भी
बना सकते हैं। मेरे को स्टार्ट यूज करना अच्छा लगता है, सुटेबल लगता है, मैंने स्टार्ट से बनाया। आप चाहे तो इससे भी बना सकते हो, पास्ट रहता तो बिगन कर देते। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे सेंटेंसेस को आराम से बना सकते। थैंक यू। अगला पैटर्न है शायद ही। ये बेस्ड है शायद ही। आप सेंटेंस में देख रहे होंगे शायद ही, और या फिर शायद ही के जगह पे बड़ी मुश्किल से भी लिखा हो सकता है। ठीक है, चार मैंने ये देखो सब में है लिखा हुआ और लास्ट में था लिखा हुआ, यानी कि चार सॉरी A1 2 3 ये प्रेजेंट है और 4 और 5 जो है वो पास्ट है। इसको समझते हैं पहले, ये सेंटेंस कैसा है इसको समझते हैं, ध्यान से देखते हैं। देखो, वह झूठ बोलती है लिखा रहता तो आप सिंपल प्रेजेंट की सहायता से सी टेल्स अ लाई बोल सकते थे। वो शायद झूठ बोलती है तो परहैप्स का लोग यूज कर देते हैं, तो वो सिर्फ शायद के लिए होता है। वो शायद यानी कि प्रोबेबिलिटी बताता है, झूठ भी बोलती होगी नहीं भी बोलती होगी। ठीक है ना, बट ये है शायद ही। देखो इसका सेंस क्या है, वो शायद ही झूठ बोलती है, यानी कि मेरे हिसाब से वो झूठ नहीं बोलती है, कभी गलती से मुंह से निकल गया होगा तो वो हो सकता है, लेकिन वो झूठ नहीं बोलती है। इसको बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं सेमी नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं? सेमी नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर सिर्फ शायद लगा रहता तो आप परहैप्स से बना सकते थे, वो प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है, लेकिन इसका कहने का मतलब हो गया वो शायद ही झूठ बोलती है, यानी कि जहां तक मैं जानता हूं वो झूठ नहीं बोलती है, कभी गलती से निकल गया होगा तो वो निकल गया होगा। जैसे कि वो शायद ही झूठ बोलती है, वे लोग शायद ही चाय पीते हैं, यानी कि मैंने कभी चाय पीते नहीं देखा है, कभी कहीं पी लिए होंगे तो अलग बात है, लेकिन वो चाय नहीं पीते हैं। बेसिकली ये सारे सेंटेंस नेगेटिव हैं, उसमें बस बहुत थोड़ा सा अफर्मेटिव सेंस है, बहुत थोड़ा सा। ऐसे सेंटेंसेस को सेमी नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं और इनको बनाने के लिए आपको हार्डली का यूज करना पड़ता है। इस ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए प्रेजेंट में है तो हार्डली, फिर उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, और अगर पास्ट में है तो हार्डली, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। तो बस ध्यान रहे किसी भी सेंटेंस में, ऐसे सिंपल वे में समझ ले, किसी भी सेंटेंस में आप देख ले शायद ही या बड़ी मुश्किल से, शायद ही या बड़ी मुश्किल से। इसके भी सेंस को देखिए, सोनू बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाता था, यानी कि वो बस उतना ही कमा लेता था कि 2 वक्त की रोटी खा ले, उससे ज्यादा कभी कदाल कमा लिया होगा तो कमा लिया होगा, एक अलग बात है। बट मैं जहां तक जानता हूं वो बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाता था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, सोनू शायद ही 2 वक्त की रोटी कमा पाता था। ठीक है, इसे सेमी नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ध्यान बस यही रखना कि किसी भी सेंटेंस में शायद ही लिखा मिल जाए आपको, या फिर बड़ी मुश्किल से लिखा मिल जाए, आप इसको बस इसी तरीके से ट्रांसलेट करेंगे जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है। इसको बनाने के लिए वह शायद ही झूठ बोलती है, तो आपको सबसे पहले लिखना है हार्डली। कौन झूठ बोलती है? वह, यानी एक है, तो हम क्या करेंगे? डज। एक है तो एस या ईएस लगाएंगे, तब भर सिंगुलर होता है, तो हमने डू में ईएस लगा दिया, तो हार्डली डज सी टेल अ लाई। वो शायद ही झूठ बोलती है। वे लोग शायद ही चाय पीते हैं, तो हार्डली, अब चूंकि वे लोग एक से अधिक हैं तो हमने डू लिखा, हार्डली के बाद डू लिखा, फिर उसका सब्जेक्ट लिखना है दे, और चाय पीने के लिए टेक टी। फिर है वह शायद ही अंग्रेजी जानता है, मतलब मुझे जहां तक लगता है वो अंग्रेजी नहीं जानता है, कभी कदाल पढ़ा होगा कहीं, हल्का फुल्का एक आध लाइन बोल दे तो अलग बात है, बट मैं जहां तक जानता हूं वो अंग्रेजी नहीं जानता है। इसका सेंस यही हुआ। तो वह शायद ही अंग्रेजी जानता है, तो हार्डली वह है, इसलिए डज ही नो इंग्लिश। फिर इसके बाद है सोनू बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाता था, तो ये पास्ट में है, तो आपको डू डज में चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट डिड लिख देना है। तो हार्डली डिड सोनू अर्न। कमाना का क्या होता है? अर्न। तो हार्डली डिड सोनू अर्न, और 2 वक्त की रोटी को बोलते हैं 2 स्क्वायर मील, यानी कि 2 वक्त की रोटी। तो हार्डली डिड सोनू अर्न 2 स्क्वायर मील, यानी कि शायद ही सोनू या बड़ी मुश्किल से सोनू 2 वक्त की रोटी कमा पाता था। महात्मा गांधी शायद ही झूठ बोलते थे, कभी गलती से निकल गया होगा तो निकल गया होगा, लेकिन महात्मा गांधी झूठ नहीं बोलते थे, कहने का मतलब यही है। तो हार्डली पास्ट है, तो हम यहाँ पे डिड लिखेंगे, हार्डली डिड महात्मा गांधी
टेल अ लाई। तो बड़े आसानी से आप ऐसे सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर की सहायता से बना सकते हैं। डू डज को आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट दे रखा है कि कहां पे आपको डू लिखना है, कहां पे डज लिखना है। दैट इज क्वाइट इजी टू ट्रांसलेट। तो अब आते हैं अपने अगले पैटर्न की तरफ। थैंक यू। तो अगला पैटर्न है मन करना। इसका जो बेस है, जो सेंटेंस का जो सेंस है, उसमें मन करना या फिर मन नहीं करना हो, यानी वैसा कोई सेंटेंस जिसमें कोई काम को करने का मन करे या फिर मन ना करे, तो उसको बनाने के लिए ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखा है। जैसे मुझे आसमान में उड़ने का मन करता है, उसे कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है, नेगेटिव हो गया। मुझे आजकल पढ़ने का मन नहीं करता है, उन लोगों को मुझसे बात करने का मन नहीं करता है। तो ऊपर वाला अफर्मेटिव है, बाकी नेगेटिव है, यानी कि अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो आप इस पैटर्न पे बना सकते हैं। इंटरोगेटिव भी होगा तो बस डू डज को पहले कर देंगे। तो ऐसे सेंटेंस को, यानी कि किसी काम को करने का मन करना या फिर मन नहीं करना, को बनाने के लिए आप सब्जेक्ट, उसके बाद फील या फील्स, फील और फील्स का सेंस आपको मेन आपका कंसेप्ट पता है। अगर ये सब्जेक्ट एक होगा यानी कि सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब फील्स, और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब फील देंगे, या आई और यू होगा तो फिर प्लूरल ही वर्ब लिखना है, फील, उसके बाद लाइक, फिर बी4, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक उसी तरीके से अगर नेगेटिव होगा तो आपको सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से डू और डज, फिर नॉट, अब फील्स नहीं करना है, फील लाइक लिखना है, फिर उसके बाद बी4, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको यहाँ पे बना के देखते हैं। मुझे आसमान में उड़ने का मन करता है, किसे, मुझे, तो यानी आई के साथ हम फील ही लिखेंगे, फील्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसको हम लोग प्लूरल ही वर्ब देते हैं। तो आई फील लाइक, और उड़ना का फ्लाई होता है, बी4 हो गया फ्लाइंग इन द स्काई। एकदम रूल के हिसाब से सेट कर देना है। आई सब्जेक्ट, फील, उसके बाद लाइक, फिर वर्ब का चौथा फॉर्म फ्लाइंग, और रेस्ट पार्ट यानी कि ऑब्जेक्ट जितना बच गया इन द स्काई। इसी तरीके से उसे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है, तो ही, अब ही है, ये एक है तो हम सिंगुलर वर्ब देंगे, यानी कि डज। तो ही डज नॉट फील लाइक ईटिंग, और कुछ भी के लिए ऐसा नहीं खाना और पीना है तो हम ईटिंग और ड्रिंकिंग लिखेंगे, खाने पीने का मतलब ईटिंग ही, सेंस पे बनाते हैं ट्रांसलेशन। तो ही डज नॉट फील लाइक ईटिंग, और कुछ भी के लिए एनीथिंग। तो ही डज नॉट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, यानी कि उसे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है। मुझे आजकल पढ़ने का मन नहीं करता है, तो हम आजकल के लिए चाहे तो पहले भी लिख सकते हैं, नाउ अ डेज। नाउ अ डेज याद रखिएगा एक साथ लिखते हैं। बहुत सारे लोग नाउ और डेज अलग अलग लिखते हैं, ये गलत है। नाउ अ डेज एक साथ लिखना है आपको, ठीक है। तो मुझे आजकल पढ़ने का मन नहीं करता है, तो नाउ अ डेज आप लिख के पहले छोड़ दो, या फिर इसको सबसे बाद में भी लिख सकते हो। तो नाउ अ डेज किसे, मुझे, तो आई के साथ प्लूरल वर्ब चाहिए, इसलिए डू नॉट फील लाइक, और पढ़ने के लिए आप स्टडिंग का प्रयोग कर दीजिए या रीडिंग भी लिख सकते हैं। तो नाउ अ डेज आई डोंट फील लाइक स्टडिंग, यानी कि आजकल मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है। और लास्ट है, उन लोगों को मुझसे बात करने का मन नहीं करता है, किसे, उन लोगों को। तो दे, ये प्लूरल है तो हमने प्लूरल वर्ब दिया डू, तो दे डू नॉट, चूंकि नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो दे डू नॉट फील लाइक, अब क्या है वर्ब, बात करना, काम क्या हो रहा है, बात करना, तो यानी कि टॉक, तो आईएनजी लगा दिए, टॉकिंग टू मी, उन लोगों को मुझसे बात करने का मन नहीं करता है। बड़ी आसानी से आप ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते। और अगर ये पास्ट होता तो कुछ नहीं करना था, बस डू डज के जगह पे डिड, और फील या फील्स के जगह पे हम फेल्ट का प्रयोग कर देते, यानी कि फील का V2 फॉर्म फेल्ट का प्रयोग कर देते, बन जाता जैसे मुझे आसमान में उड़ने का मन करता है, और रहता मुझे आसमान में उड़ने का मन करता था, तो आप बना देते आई फेल्ट लाइक फ्लाइंग इन द स्काई। या फिर मुझे कोई नेगेटिव देख लेते हैं, उसे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता था, तो हम कर देते ही डिड नॉट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। तो हम चाहें तो इसको पास्ट में भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये था हमारा चौथा पैटर्न। अब आते हैं इस पार्ट के लास्ट पैटर्न पर।
अब इस पार्ट के लास्ट पैटर्न को देखते हैं। ये पैटर्न बड़ा खास है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है, जो भी जितना जगह होता है उतना ही एग्जाम्पल लिख पाऊंगा, बाकी काम आपका है प्रैक्टिस करना। बिजली के कटते ही चारों ओर अंधेरा छा जाता है। पहले सेंटेंस को समझें। देखो, जैसे ही एक काम होता है, मतलब एक काम के होने के परिणाम स्वरूप दूसरा काम हो जाए, एक काम होने के परिणाम स्वरूप तुरंत दूसरा काम हो जाए। जैसे ही बिजली कटा वैसे ही अंधेरा छा गया, यानी अंधेरा जो छाया वो बिजली कटने का परिणाम था। बसंत ऋतु के आते ही हर तरफ हरियाली छा जाती है। जैसे ही बसंत ऋतु आती है उसका परिणाम क्या होता है? चारों तरफ हरियाली छा जाती है। उसी तरीके से बारिश के होते ही सड़क पर पानी जम जाता है। जैसे ही बारिश होती है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? सड़कों पर पानी जम जाता है। ठीक उसी तरीके से एक पास्ट में भी लिख दिया मैंने, उसके आते ही मैं चला गया। जैसे ही वो आया उसका परिणाम ये हुआ कि मैं चला गया, मुझे वो आदमी पसंद नहीं होगा या फिर कोई और काम होगा, मैं निकल गया होगा। यानी कि उसके आते ही मैं चला गया। एक काम जैसे ही समाप्त हो दूसरा काम प्रारंभ हो, या फिर सिंपल जैसे ही उस काम, मतलब पहला वाला जो काम है उस काम के परिणाम स्वरूप दूसरा काम का हो जाना। ये दोनों कंसेप्ट है इस पर। अब इसको बनाने का तरीका क्या है इसको देखते हैं। देखिए, इसमें दो अलग अलग सेंटेंस को मर्ज किया हुआ है। पहला काम है बिजली का कटना और दूसरा काम है चारों ओर अंधेरा छाना। ये दो अलग अलग काम हो रहे हैं जिसको एक सेंटेंस में जोड़ दिया गया है। तो जब इसको बनाते हैं तो हम देखते हैं कि काम जो है, जो दोनों काम है, उसमें पहले कौन हुआ? पहले बिजली कटी कि पहले अंधेरा छाया? ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले बिजली कटी तभी तो उसके परिणाम स्वरूप अंधेरा छाया। तो जो काम पहले होगा उसको हम लोग क्लाउज 1 बोलेंगे और जो काम बाद में होगा उसको हम लोग क्लाउज 2 बोलेंगे। अब क्लाउज 1 को बनाने के लिए आपको सबसे पहले नो सूनर लिखना है। अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस का है तो या तो डू लिखो या तो डज, एज पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका जैसा होगा, अगर सिंगुलर होगा तो डज लिखेंगे, प्लूरल होगा तो डू लिखेंगे, आई और यू होगा तो भी डू ही लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए, यानी कि जैसे ही क्लाउज 1 का पूरा लिख देंगे उसके बाद जोड़ने के लिए हम देन का प्रयोग करेंगे और फिर क्लाउज 2 लिखेंगे। क्लाउज 2 में दो सिनेरियो होगा, या तो सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, अगर प्रेजेंट में है तो सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5 एज पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब, और अगर आई होगा तो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस पास्ट होगा यानी कि बीती हुई बात होगी तो सिंपली सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। इसके सहारे आप इस सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है बिजली के कटते ही चारों ओर अंधेरा छा जाता है। क्लाउज 1 बिजली के कटना ही है तो हम सबसे पहले लिखेंगे नो सूनर, थोड़ा जगह कम है, नो सूनर। अब द इलेक्ट्रिसिटी सब्जेक्ट है यानी कि सिंगुलर है, वो कोई भी अनकाउंटेबल चीज जिसको गिन नहीं सकते हैं वो सिंगुलर होता है। तो नो सूनर डज द इलेक्ट्रिसिटी सिटी, और कटना के लिए हम फेल लिखेंगे, कट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो नो सूनर डज द इलेक्ट्रिसिटी फेल, पहला क्लाउज बन गया। दूसरे क्लाउज को लिखने से पहले हमको लिखना है देन, अब हमने लिखा देन। अब लिखना है, चूंकि प्रेजेंट टेंस में है तो हम इस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 लिखेंगे। तो क्या है दूसरा सेंटेंस? चारों ओर अंधेरा छा जाता है। तो कौन छाता है? अंधेरा, यानी कि डार्कनेस। तो देन द डार्कनेस, और छाना का होता है प्रिवेल। तो चूंकि डार्कनेस अनकाउंटेबल नाउन है, उसको गिन नहीं सकते, उसको सिंगुलर समझेंगे तो हम लिखेंगे प्रिवेल्स। छाना का प्रिवेल होता है तो हम लिखेंगे प्रिवेल्स। देन द डार्कनेस प्रिवेल्स, और चारों तरफ के लिए एवरीवेयर या ऑल अराउंड आप लिख सकते हैं। जगह थोड़ा कम है, ध्यान से देखेंगे। बिजली के कटते ही चारों ओर अंधेरा छा जाता है। नो सूनर डज द इलेक्ट्रिसिटी फेल, देन दूसरा क्लाउज के पहले देन द डार्कनेस प्रिवेल्स एवरीवेयर एज पर सिंपल प्रेजेंट रूल। अब दूसरा देखते हैं, बसंत ऋतु के आते ही हरियाली छा जाती है। पहले बसंत ऋतु आती है कि पहले हरियाली छाती है? पहले बसंत ऋतु आती है। तो हम इसको नो सूनर के साथ लिखेंगे क्लाउज 1 में। तो नो सूनर डज, बसंत ऋतु सिंगुलर है तो नो सूनर डज द, बसंत को बोलते हैं स्प्रिंग, तो नो सूनर डज द स्प्रिंग कम, आना के लिए कम।
तो नो सुनर डज द स्प्रिंग कम, दूसरा सेंटेंस लिखने से पहले हमको लिखना है देन। अब दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है वो देखते हैं, क्या है, चारों तरफ हर तरफ हरियाली छा जाती है, छाना यहाँ भी काम है, क्या चाहती है, हरियाली। तो देन द ग्रीनरी, हरियाली को ग्रीनरी बोलते हैं, ग्रीनरी, और इसमें भी छाना के लिए प्रिवेल ही लिखेंगे, तो प्रिवेल, तो प्रिवेल्स हो जाएगा, सिंगुलर है, तो देन द ग्रीनरी प्रिवेल्स, और क्या है, हर तरफ, तो आप यहाँ पे ऑल अराउंड लिख दीजिए, देन द ग्रीनरी प्रिवेल्स ऑल अराउंड या एवरीवेयर आप लिख सकते हैं। तो नो सूनर डज द स्प्रिंग कम देन द ग्रीनरी प्रिवेल्स ऑल अराउंड। उसी तरीके से तीसरा देखते हैं, बारिश के होते ही सड़क पर पानी जम जाता है। तो पहले बारिश होती है कि पहले पानी जमता है, पहले बारिश होती है, तो नो सूनर डज, चूंकि बारिश होना में सब्जेक्ट इट बनता है, तो नो सूनर डज इट रेन, यानी कि बारिश के होते ही उसके बाद सड़क पर पानी जम जाता है। देन लिखा हमने दूसरे क्लाउज के पहले, सिंपल प्रेजेंट ही है, तो सब्जेक्ट देखते हैं क्या जमता है, पानी, देन द वाटर, और जमना का लॉग होता है तो हो जाएगा लॉग्स। सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर है, तो इसलिए हमने B5 लिखा, लॉग्स। तो देन द वाटर लॉग्स कहां पे, सड़क पर, तो ऑन द रोड, इजिली यू कैन ट्रांसलेट। अब लास्ट है, पास्ट में है, उसके आते ही मैं चला गया, तो हम लिखेंगे नो सूनर, उसके बाद डिड, चूंकि ये पास्ट है इसलिए डू डज नहीं लिखना है, डिड लिखना है, तो नो सूनर डिड, ठीक है, ही कम, नो सूनर डिड ही कम। अब है कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे अब देन, मैं चला गया, आई, उसके बाद ही टू, गो का वेंट होता है, तो आई वेंट, नो सूनर डिड ही कम, नो सूनर डिड ही कम देन आई वेंट। तो इस तरीके से आप ऐसे सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं। तो इस पार्ट में मैंने आपको डू, डज और V1, V5 के बारे में बताया। अगर आप उनके साथ यानी कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट पढ़ लिए हैं, उसके साथ इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट के बहुत सारे फंक्शनिंग सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।